अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नॉवेल वो एक दरीचाए किरण का दूसरा हिस्सा। गेट पर पड़ा ताला उसका मुंह चढ़ा रहा था। उसका खराब मूड और ख़राब हो गया। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर गहरा सांस लेकर दाएं गली में मुड़ गया। कौन? पूछने के साथ उसने दरवाज़ा खोल दिया था। अरे अनस भाई! उसे देखकर वो बेसाख्ता अंदाज में खुश हुई। अंदर आए ना, वो रास्ता देकर बोली। अम्मी देखें, अनस भाई आए हैं। दरवाज़ा बंद करते ही वो ऊंची आवाज़ में हाँक लगाकर बोली, अस्सलाम वालेकुम चच्ची जान, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बेटा, आओ बैठो, बड़े थके हुए लग रहे हो। शकीला के पूछने पर सुम्बुल ने भी गौर से उसका चेहरा देखा। वो वाकई थका हुआ लग रहा था। जी चच्ची, सुबह से निकला हुआ था, 3 इंटरव्यू थे, बसें बदल बदल कर सर घूम गया। सुबह भी कुछ खाकर नहीं गया। अब घर पहुंचा हूँ तो अम्मी पता नहीं कहाँ गई है, ताला लगा हुआ है। सुम्बुल, जाओ शबनम से कहो जल्दी जल्दी गरम फुलके डाले, भाई के लिए खाना ले आओ। नहीं चच्ची, चुप रहो, ये भी तुम्हारा घर है और तुम सुबह से भूखे हो, इतना सा मुंह निकल आया है। अब तुम खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जल्दी जाओ। उन्होंने कहने के साथ परेशान खड़ी सुम्बुल को घूरा और उसके डर कर भागने पर वो बेसाख्ता मुस्कुराया था। चाय? वो सोफे के पुश से टेक लगाए ऊँग रहा था जब शबनम की आवाज़ पर चौंक कर सीधा हुआ। सॉरी, शायद मैं सो गया था। वो चाय का कप थामते हुए झींप कर बोला, चाय पीकर सो जाओ अंदर आराम से। नहीं, चाय पीकर चलता हूँ, अम्मी आ गई होंगी। वो चाय का घूंट लेकर बोला, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं तो। वो टालने के लिए मुस्कुराया। मेरा ख्याल है अनस, हम कज़न होने के अलावा दोस्त भी हैं। शबनम ने संजीदा अंदाज में कहा तो वो मखसूस अंदाज में मुस्कुरा दिया। पता नहीं, जब MBA की डिग्री ली थी तो लगा था दुनिया फतह कर ली है। अंदाजा ही नहीं था कि यूं ख्वार होना पड़ेगा। 2 माह से ज्यादा हो गए हैं जॉब की तलाश करते हुए, लेकिन मुसलसल नाकामी है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये कहते हुए उसने हाथों को इज़्तिराबी अंदाज में बालों में फेरा। तुम दिल छोटा ना करो अनस, तुम तो इतने बाहिम्मत हो। अब्बू तुम्हारी मिसाल देते हैं। दूसरा डिग्री तुम्हारे हाथ में है, आज नहीं तो कल तुम्हें अपनी मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। हूँ। वो चाय ख़त्म कर चुका था। चलता हूँ। खाना और चाय दोनों बहुत मज़े के थे। काफ़ी अरसे बाद इतना मज़े का खाना खाया है। अब सोच रहा हूँ अम्मी से कहूँ दिलावर की शादी कर दें, कम से कम तुम्हारे हाथ का खाना खाने को तो मिलेगा। मुझे नहीं लगता तुम्हारे भाई को शादी में या मुझ में इंटरेस्ट है। जब से जॉब मिली है मौसूफ के मिजाज ही नहीं मिलते। वो ना चाहते हुए भी शिकवा कर गई थी। क्या वाकई ऐसा है? वो हैरान हुआ। तो और क्या, फ़ोन तक करने की फुर्सत नहीं उसे। पर वो तो हर वक्त फ़ोन पर होता है, मैं समझा तुमसे। अनस ने तेजी से कहकर शबनम का चेहरा देखा जो परेशान नजर आ रही थी। अरे मजाक कर रहा था, बदतमीज, जान निकाल दी थी। वो इसके बाजू पर थप्पड़ लगाकर बोली, ओके फिर आऊँगा। वो कहकर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। अभी उसने दरवाज़ा खोला था जब उसने पीछे सुम्बुल की आवाज़ सुनी, अनस भाई आप परेशान ना हो, आपको बहुत जल्द बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी। अनस हैरत से उसकी अपने बारे में इतनी फ़िक्र देख रहा था। अब्बू कहते हैं अल्लाह ताला मेरी दुआ जल्दी सुनते हैं। अनस की नज़रें उसके चेहरे पर छाई मासूमियत पर ठहर गई थी और अगले लम्हे वो मुस्कुरा दिया, थैंक यू। अरशद साहब के बाहर निकलते ही वो तिलमिलाती हुई अंदर आई थी। आपने अरशद को पैसे दिए हैं? वाजिद साहब ने हैरत और फिर गुस्से से अमीना को देखा। हाँ दिए हैं, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? मुझे तकलीफ़ पैसे देने पर नहीं, 3 लाख रुपए देने पर है। तुम्हारे पैसे थे जो तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। मेरा भाई है वो, उसे ज़रूरत थी और उसने उधार लिया है, कोई एहसान नहीं किया मैंने उस पर। अमीना ने थोड़ा शर्मिंदा होकर हैरान नज़रों से देखते अपने बेटे को देखा, जबकि अनस की नज़रें झुकी थीं। मुझे बुरा लगा वाजिद, क्योंकि उस दिन अनस ने आपसे 3 लाख मांगे थे तो आपने मना कर दिया। आपके नज़दीक औलाद का फ्यूचर कुछ नहीं। अमीना के तंज पर वाजिद साहब ने माथे पर बल डालकर अनस को देखा तो वो गड़बड़ाकर माँ को देखने लगा। इसमें मेरा क्या जिक्र है अम्मी? अब्बू से मैंने पैसों की बात की थी, लेकिन अब्बू ने मुझे नहीं दिए। इसकी कुछ वजह थी। मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की तो आप अपने झगड़े में मुझे क्यों घसीट रही हैं? मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम दोनों की जो तकलीफ मुझे नजर आती है वो तुम्हारे बाप को नजर नहीं आती। हाँ, क्योंकि मैं सौतेला हूँ। तुम इन्हें जहेज में लेकर आई थी। अमीना से बात बनना पड़ी तो वो बैठकर रोने लगी। दिलावर उठकर माँ के करीब बैठ गया। तुमने अपना ही रोना डाल दिया है। जो जरूरी बात मुझे करनी थी वो तो दरमियान में ही रह गई। वो तीनों वाजिद साहब की शक्ल देखने लगे।
शबनम का मास्टर्स भी मुकम्मल हो गया है और दिलावर की जॉब भी अच्छी जा रही है और यही अच्छा वक्त है कि हम अपने फ़र्ज से सुबुकदोश हो जाएं। आप कहना क्या चाहते हैं? अमीना ने समझने के बावजूद नासमझी का मुजाहरा किया। ऐसा कौन सा फ़लसफ़ा बोल दिया जो तुम जैसी कम अकल औरत की समझ में नहीं आ रहा? मैं शबनम और दिलावर की शादी की बात कर रहा हूँ। दिलावर ने घबराकर माँ को देखा। आप अजीब बाप हैं वाजिद, आपको पहले अपने भाई की औलाद नजर आती है और बाद में अपनी। मतलब क्या है तुम्हारा? उन्होंने माथे पर बल डालकर पूछा। पता है लोग कैसे अपने बेटों के लिए रिश्ते ढूंढते हैं। मेरे बेटे की जैसी जॉब और हैसियत है, लोग ऐसे रिश्तों को जहेज में गाड़ी तक देते हैं, जबकि आपका भाई गाड़ी तो दूर की बात जहेज का सामान पूरा नहीं दे सकता। हैरत की ज्यादती से वाजिद साहब कुछ लम्हों के लिए बोल ही नहीं सके, जबकि अनस हैरत से खामोश बैठे दिलावर को देख रहा था। दिमाग ठीक है तुम्हारा अमीना? क्या फजूल बकवास कर रही हो? शबनम और दिलावर का रिश्ता बचपन से तय है, लेकिन ये कोई पत्थर पर लकीर तो नहीं। सिर्फ बचपन में जुबानी कलामी बात हुई थी, कोई रस्म नहीं हुई। ना हमने कभी इस बात को दोहराया, वही लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। वाजिद साहब ने बेसाख्ता अपना माथा पीटा। बाप को सदमे में देखकर अनस खड़ा हुआ था। अम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये जहेज कहाँ से आ गया दरमियान में? मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए चीज़ों की नहीं, मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, और वो दिलावर और शबनम में है। और तुम दिलावर, तुम बोलते क्यों नहीं? खामोश क्यों हो? अनस ने अब गुस्से से दिलावर को देखा जो कब से खामोश बैठा था। वो क्या बोलेगा? मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ उसे और उसके दिल की बात भी। बेचारा बचपन से चुप है, बाप के डर से बोला ही नहीं। पंगोड़े में था जब उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी। अपनी कबूल सूरत भतीजी थमा दी। अब जबकि उसके पास अच्छी चॉइस है तो वो क्यों जानते बूझते कुएं में छलांग लगाए? वाजिद साहब ने सख्ती से दांतों पर दांत जमा रखे थे। दिलावर के बॉस की बेटी है, खूबसूरत है, अमीर है और सबसे बढ़कर वो दिलावर को पसंद करती है। उसने खुद दिलावर को प्रपोज किया है। कहने के साथ अमीना ने फख्र से अपने खूबरू बेटे को देखा। उससे शादी की सूरत में न सिर्फ जहेज में कीमती सामान और गाड़ी मिलेगी, बल्कि दिलावर को प्रमोशन भी मिलेगी। मैं मिल भी चुकी हूँ उस लड़की से और मुझे पसंद भी है वो। अम्मी, अनस ने बाप का धुआं धुआं होता चेहरा देखकर दुख से माँ को देखा। अम्मी, शबनम के बारे में सोचें, चाचू चच्ची के बारे में सोचें। वो सारे रिश्तेदारों को कैसे फेस करेंगे? लोगों को क्या वजह बताएंगे? क्यों बचपन का रिश्ता टूटा? वो बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार कहलाएगी। और दिलावर, तुम तो शबनम को पसंद करते थे, मैं गवाह हूँ इस चीज़ का। तुम क्यों नहीं बोलते? तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, समझाओ अम्मी को। उसने कंधे से पकड़कर भाई को झंझोड़ डाला था। तुम उनके ज्यादा हिमायती ना बनो अनस। मैं और दिलावर फैसला कर चुके हैं और दिलावर की मर्जी से हुआ है। दिलावर भी इस लड़की को पसंद करता है। और कब से खामोश खड़े वाजिद साहब जैसे फट पड़े थे। जैसी माँ वैसा ही बेटा निकला, कमजोर, लालची। दिलावर ने तड़प कर बाप को देखा, लेकिन उनकी आंखों में इतना गुस्सा था वो नजरें झुकाकर रह गया। और तुम कमजोर औरत, तुम्हें शुरू से ही घमंड था बेटों की माँ होने का। तुम्हें एहसास ही नहीं बेटी की तकलीफ क्या होती है। शायद इसीलिए इतनी ख्वाहिश के बावजूद अल्लाह ने तुम्हें इस रहमत से महरूम रखा। जिस बहू को तुम लालच की वजह से ला रही हो, वही तुम्हें जलील करके इस घर से बाहर निकालेगी। और तब तुम्हें इस हीरे की कदर आएगी जिसे तुम पत्थर समझकर बेमोल कर रही हो। और तुम नाहंजार, तुम आस्तीन के सांप, क्या प्लानिंग कर रखी है तुमने? तुम्हारी माँ तो जहर उगल चुकी है। तुम कहो, तुम्हारा क्या फैसला है? दिलावर ने घबराकर माँ का चेहरा देखा, जिन्होंने आंख के इशारे से उसे तसल्ली दी थी। अब्बू, मैं भी शबनम से शादी नहीं करना चाहता। नेहा के साथ शादी करके मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा। वो आंखों में चमक लेकर जोश से बोला। लानत हो तुम पर और तुम्हारी सोच पर। वाजिद साहब ने हिकारत से उसे देखा, सर झटक कर बाहर निकल गए। अनस बस मलामत भरी नज़रों से माँ और भाई को देख रहा था। वो कब से शकीला को देख रहे थे, जो किसी सोच में गुम बैठी थी। शकीला जी, वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। किस बात को लेकर परेशान हो? वह थके हुए अंदाज में उनके सामने बैठ गई। कल रज़िया आई थी। उन्होंने वाजिद साहब और अरशद साहब की मुश्तरका कज़न का नाम लिया। वो पूछ रही थीं कि क्या दिलावर और शबनम की मंगनी ख़त्म हो गई। ऐसे क्यों कहा उन्होंने? वो परेशान होकर बोले, मैंने भी यही पूछा था। पहले तो वो टाल गईं, फिर बोली अमीना भाभी किसी तकरीब में मिली थी, कह रही थी दिलावर के लिए उन्होंने किसी बहुत अमीर लड़की को पसंद किया है, जहेज में उन्हें घर और कार मिलेगी। कहते हुए वो रो पड़ी। कुछ देर तक अरशद साहब बोल ही नहीं सके।
پھر سر جھٹک کر بولے، تم خوامخواہ پریشان ہو رہی ہو، بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے کہ شبنم کی شادی دلاور جیسے لڑکے سے ہو رہی ہے، تو کہیں تو انہیں اپنا حسد نکالنا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو بھائی صاحب مجھے بتاتے۔ شکیلہ تلخ ہو کر بولی، کیا آپ کو ان لوگوں کے انداز کچھ سمجھا نہیں رہے؟ 1 ماہ ہونے کو آیا ہے، نہ بھائی صاحب آئے اور نہ دلاور۔ اس دن بازار میں بھابھی کو دیکھا، انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا، لیکن میرے آگے بڑھتے ہی وہ یوں مڑی جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ راشد صاحب کو چپ لگ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وقت ریت کی طرح ہماری مٹھی سے پھسل جائے، آپ بھائی صاحب سے بات کریں، ان سے پوچھیں لوگ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ میرا دل کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہا ہے۔ ماں کی اندیشوں سے لرزتی آواز پر وہ جو چائے کا پوچھنے آئی تھی الٹے قدموں واپس مڑی تھی۔ کمرے تک آتے آتے وہ اپنا ضبط کھو چکی تھی۔ وضو کر کے جو ہی سنبل باہر نکلی، شبنم کو یوں زاروں قطار روتے دیکھ کر وہ گھبرا کر اس کی طرف آئی تھی۔ کیا ہوا باجی، ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ شبنم کے رونے میں اور شدت آ گئی تھی۔ باجی پلیز کچھ تو بولیں، میں پریشان ہو رہی ہوں۔ شبنم نے روتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور وہ جو سن کر آئی تھی بتاتی چلی گئی۔ سنبل کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ آپ بجائے رونے کے فون کر کے دلاور بھائی سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ کتنی بار سنبل، کتنی بار؟ اب تو فون کر کر کے میری انگلیاں گھس گئی ہیں۔ وہ فون نہیں اٹھاتا، نہ میسج کا جواب دیتا ہے۔ سنبل خاموش ہو کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ باجی ہو سکتا ہے جو آپ نے سنا ہو سچ ہو، تائی امی کو آپ جانتی ہیں، وہ ایسا کر بھی سکتی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے دلاور بھائی ایسے نہیں، وہ آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ خود ان سے بات کریں۔ کیسے؟ وہ بے بس ہو کر بولی۔ آپ چلیں میرے ساتھ، ہم ان کے گھر چلتے ہیں۔ سنبل کے مشورے پر شبنم نے غصے سے اسے دیکھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی، گھر جا کر اپنا تماشا بنانا ہے؟ کہہ تو شبنم ٹھیک رہی تھی، وہ کچھ اور سوچنے لگی۔ پھر ایسا کریں صبح ان کے آفس چلی جائیں۔ پلیز باجی اب اس پر اعتراض نہ کرنا، یہ آپ کے فیوچر کا سوال ہے۔ دلاور بھائی بزدل سے ہیں، شاید آپ کو دیکھ کر کچھ ہمت پکڑ لیں۔ سنبل کے کہنے پر شبنم نے سر جھکا لیا۔ اس کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں واضح نظر آ رہی تھیں، اور یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اسے آفس نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس شخص کا کچھ تو بھرم رہ جاتا جس کو اس نے بچپن سے سوچا تھا۔ ریسیپشن سے دلاور واجد کا پوچھ کر وہ اس کے کیبن کی طرف بڑھنے لگی۔ بڑھتے قدموں میں بے حد وزن محسوس ہو رہا تھا، جبکہ ٹھنڈے موسم میں بھی اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ پہلی بار تھا جب ماں باپ سے چھپا کر وہ کوئی کام کرنے جا رہی تھی۔ اس نے کیبن میں داخل ہونے سے پہلے سر پر لیا ہوا دوپٹہ ایک بار پھر سیدھا کیا۔ ہلکا سا کھٹکھٹا کر اس نے ناپ گھما کر دروازہ کھول دیا۔ کمپیوٹر کی اسکرین کی طرف دیکھتے دلاور نے سرسری نظر دروازے پر ڈالی، لیکن اگلے ہی پل وہ اچھل کر کھڑا ہوا۔ اب وہ بے حد حیران، قدرے پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ تم؟ آخر اس کا سکتہ ٹوٹا اور ایک لفظ اس کے منہ سے نکلا۔ شبنم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیسی ہو؟ وہ بامشکل مسکرا کر بولا۔ بیٹھو۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھنے نہیں آئی، کچھ پوچھنے آئی ہوں۔ دلاور کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اسے پتا تھا ایسا لمحہ ضرور آئے گا، لیکن اب تک وہ ہر ممکن طریقے سے بچتا آ رہا تھا، اور وہ بڑا فیصلہ کرنے کے باوجود اتنی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ شبنم کا سامنا کرے، اور شبنم بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہی تھی۔ میرا فون کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے؟ وہ سنجیدہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ فون؟ وہ گڑبڑایا، وہ تو کسی اور سوال کا منتظر تھا۔ وہ دراصل میرا فون خراب تھا۔ اچھا؟ وہ بڑی سنجیدگی سے بولی۔ شاید اسی لیے فون کی بیل بھی جاتی ہے اور فون گھنٹوں انگیج بھی جاتا ہے۔ خیر میں کچھ اور بھی پوچھنے آئی تھی۔ تم بیٹھو تو میں کچھ منگواتا ہوں تمہارے لیے، وہ سٹپٹا کر بولا۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتی دروازہ کھلا تھا۔ ہائے دلاور! ایک طرح دار سی لڑکی اندر داخل ہوئی اور پھر شبنم پر نظر پڑتے ہی رک گئی تھی۔ آؤ نیہا۔ دلاور اس کو سامنے دیکھ کر اور گھبرا گیا تھا۔ اس نے شبنم کا فقط چہرہ دیکھ کر نیہا کا کھلا ہوا چہرہ دیکھا۔ دونوں کے لباس، انداز اور شکل میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ دلاور نے گہرا سانس لیا، جیسے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو گئی ہو۔ یہ کون ہے؟ نیہا نے سوالیہ نظروں سے شبنم کو دیکھ کر پوچھا۔ شبنم دلاور کے بولنے کی منتظر تھی۔ یہ شبنم ہے، میری کزن، اور شبنم یہ نیہا ہے۔ شبنم نے بھی گہرا سانس لیا، جیسے کوئی شخص آخری سانس لیتا ہے۔ تم نے پورا تعارف نہیں کروایا دلاور، نیہا نے اٹھلا کر کہا تو دلاور نے مسکرا کر شبنم کو دیکھا۔ یہ نیہا ہے، میری منگیتر۔ شبنم مسکرا دی، اور اس مسکراہٹ میں کتنا درد تھا یہ تو صرف وہی جانتی تھی۔ وہ نہ بھی بتاتا، آنے والی کے استحقاق برے انداز اسے سب سمجھا گئے تھے۔
آپ سے مل کر خوشی ہوئی نیہا، شبنم نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، اور تم ہماری شادی میں آ رہی ہو نا؟ نیہا کے پوچھنے پر اس نے بڑی جلتی نظر اس کم ظرف انسان پر ڈالی جس نے اس کی ہستی لمحوں میں پامال کر ڈالی تھی اور واپس مڑ گئی۔ دوستو، یہ تھا وہ ایک دریچہ کی رن کا دوسرا حصہ۔ اس ناول کے باقی حصوں کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے اور پلے لسٹ میں بھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔